इसके पहले वाले क्लास में वो जो कोच वाला क्वेश्चन था ना, उस कोच वाले क्वेश्चन में हमने 2 इक्वेशन हमें मिला था। अब उस 2 इक्वेशन को हमने ग्राफ पे आप सबको प्लॉट करना सिखाया था, है ना, लेकिन प्रॉपर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना नहीं सिखाया था। आज हम वही सीखने वाले हैं। क्या, उसको समझिएगा। देखो बेटा क्या हो रहा है, अभी तक हमने जो भी आपको बताया पढ़ाया है कि जब हम 2 इक्वेशन हमारे सामने होते हैं तो इंडिविजुअल इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसे बनता है? उस इक्वेशन से हम 2 या 3 पॉइंट लेते हैं और उससे हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है। एक इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन हाँ बनेगा। हाँ बच्चे सुनो मेरी बात, जिसका बाउंस हो रहा है बेटा इसके पहले वाले क्लासेस में जाके देखो, नहीं तो बाउंस ही होगा, है ना। अरे बाउंस कब नहीं होगा? जब मेरे पहले वाले क्लासेस को ठीक से सुने होंगे, तो मैं जो बोलता हूँ सारी बातें समझ में आएंगी, है ना। तो अब मैटर ये है कि अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन हमारी अभी तक यही आई है। अभी तक क्या हमारी ऑब्जर्वेशन आई है कि भैया एक इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। अब क्योंकि ये पेयर है, लीनियर इक्वेशन का बेटा ये पेयर है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन होंगे। किस फॉर्मेट के इक्वेशन होंगे? इस फॉर्मेट के इक्वेशन होंगे, लाइक a1x प्लस ऑफ b1y प्लस ऑफ c1 इक्वल्स टू 0। और पहला इक्वेशन इस टाइप का होगा, दूसरा होगा a2x प्लस ऑफ b2y प्लस ऑफ c2 इक्वल्स टू 0। देखो हमारे पास इस फॉर्मेट के इक्वेशन होंगे बेटा। सुनो मेरी बात हाँ ध्यान से, ऐसे ऐसे जो है इक्वेशन हमारे सामने में होंगे। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ये 2 इक्वेशन के लिए, पहले इक्वेशन के लिए पहला स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ के ऊपर, दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरा स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ के ऊपर में। तो फिर सॉल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना ही हम सॉल्यूशन बोलते हैं। वो कैसे मिलेगा वही आज सीखते हैं बेटा। तो ये ऑब्जर्वेशन तो हमारी आ गई। क्या आ गई? अच्छा 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाएगा ग्राफ के ऊपर में। तब इसमें 3 केस बनते हैं बेटा। सुनो मेरी बात, इसमें 3 केस बनते हैं। पहला केस क्या होता है? पहला केस में क्या होता है इसको जानते हैं। देखो पहला केस कहता है कि मान लो दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आपने पूरा प्रॉपर अच्छे से ग्राफ पेपर पे सॉल्व किया होगा, और इवन मैंने जो वीडियो बना के आप सबको दिया है, आपने देखा होगा कि मैंने कोच वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के टाइम में दोनों स्ट्रेट लाइन कट कर रहे हैं। कहाँ पे कट कर रहे हैं बेटा? देखो कुछ ऐसा ही तो ग्राफ बना था ना, जहाँ तक मुझे ध्यान है, शायद वो ऐसा इस टाइप का कुछ ग्राफ बना था, है ना। यहाँ पे कट कर रहा था। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और वो कट कर रहा है अपने आप को एक्स एक्सिस पे, और इसकी वैल्यू आई थी 1300 0, मतलब एक्स एक्सिस पे 1300, वाई पे 0, ऐसा कुछ आया था। तो बेटा यही हम कह रहे हैं कि 3 केस आएगा। पहले केस में क्या होगा? दोनों स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट केस। हाँ दिस इज द फर्स्ट केस बेटा। इधर आइए, आपस में अगर कट करते हैं दोनों स्ट्रेट लाइन, अगर ऐसा कुछ होता है, अब वो कैसे भी कट कर सकता है, या तो ऐसे कर ले कट, या फिर ऐसे कर ले कट, या फिर ऐसे कर ले कट, कैसे भी कट कर सकता है। दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को किसी न किसी एक पॉइंट पे काटेगा। इट मे बी दिस पॉइंट, और इट मे बी दिस पॉइंट, और इट मे बी दिस पॉइंट, और एनी अदर, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी काट सकता है। अगर ऐसा होता है कि 2 लाइन एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट पे काटे, तो हम बोलेंगे जिस किसी भी पॉइंट पे इसने कट करा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट बेटा, ध्यान रखिएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसा कि ये है, जैसा कि ये है। हो सकता है एक ग्राफ में कुछ इस तरीके से ग्राफ हो जाए, कुछ इस तरीके से हो जाए। मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गया, और मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गया। तो अब दोनों स्ट्रेट लाइन का ये पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब ये वाले पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, तो कैसे करेंगे? अब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और वाई पे मान लो ये 1 है बेटा, ये 2 है, मान लो ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है।
तो अब इस वाले पॉइंट को मान लो हमने कुछ भी कह दिया, ए कह दिया, तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे बेटा? देखो सुनो, एक्स एक्सिस पे 4 स्टेप, वाई पे 5 स्टेप। तो हम यहाँ लिखेंगे भैया एक्स एक्सिस की तरफ 4 स्टेप चलना है और वाई एक्सिस की तरफ 5 स्टेप चलना है। अगर चलते हैं तो ये पॉइंट ए हमें मिलता है और यही जो पॉइंट हमें मिला ए 4 5, यही सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेट लाइन किसी ना किसी इक्वेशन की वजह से आए हैं और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो यही होगा। यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 हो जाएगी। हमने जो भी x का लेट करा होगा, कि हम बोलते हैं ना लेट की समथिंग का वैल्यू x है, समथिंग का वैल्यू y है, तो वो समथिंग x का हो जाएगा 4 और y का हो जाएगा 5। ऐसे ही हम सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट केस में ये होता है, ऐसी बातें होती हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए ही है और हमने बोल दिया कि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, जैसा कि यहाँ पे हमने लिख दिया है एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 5 है। अब ये वैल्यू बदलते रहेंगे, जैसा कि यहाँ पे एक्स क्या है बेटा, यहाँ पे एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स 1300 है, वाई यहाँ पे जो है 0 है। और इस पॉइंट का नाम कुछ भी दे दो, अरे ए ही रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट का नाम हमने सेम रखा या अलग कर दो, ये ए है तो इसको बी कर दो, इसको सी कर दो, या ए ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। मैटर को समझो कि ये जो हमारा पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है यही हमारा उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को भूलेगा कभी भी नहीं। तो यही जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये वन सॉल्यूशन है या फिर यूनिक सॉल्यूशन है। कहने का मतलब ये है बेटा कि दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को, सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से, आप सबको कह रहे हैं कि दो स्ट्रेट लाइन, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको समझाया, आपस में एक दूसरे का किसी एक पॉइंट पे काटते हैं, तो वो जो पॉइंट एक पॉइंट पे कट कर रहा है, उस कटे गए एक पॉइंट की वजह से उसके एक ही सॉल्यूशन आएगा। और इसीलिए हम कहेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे कि इसका ये वन सॉल्यूशन होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन अपने आप को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है और ये जो हमारा सॉल्यूशन है उसको या तो वन सॉल्यूशन हम बोल देंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक ही सॉल्यूशन आएगा ना। अरे एक्स और वाई की एक एक वैल्यू ही आएगी बेटा, यहाँ पर 2 3 नहीं आने वाला, एक ही आने वाला है। इसलिए हमने क्या दिया, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वो यूनिक है और कोई हो ही नहीं सकता है उसके जैसा, वो अकेला है, वो एक ही है, इसीलिए वन बोला। वो अकेला है, वो अपने आप के जैसा है, इसीलिए यूनिक बोल दिया बेटा। ठीक है ना, तो याद रखना। ऐसा इसमें एक और पॉइंट आता है, इसको हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब इस पर अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में बेटा, तो मैंने जो एक्सप्लेन किया है इस एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। केस फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है ना, केस फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आप सबने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब इसका केस सेकंड जानते हैं। केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड जानते हैं। केस सेकंड क्या कहता है, हाँ हम केस सेकंड बताना चाह रहे हैं, लेकिन ये बोल रहा है हम तुमको बताने नहीं देंगे। हाँ ये बोलता है हम तो यूनिक हैं, हाँ हम तो यूनिक है, तुमको हम दूसरा बताने ही नहीं देंगे, ये ऐसा बोल रहा है। पता है बेटा, इसको हम बोले यूनिक है, यूनिक है तो हम क्या करें भाई, हमारे बच्चे भी तो यूनिक हैं। अगर हम उनको नहीं बताएंगे, और 3-3 किलो के हाथ वाले सर के सारे हैं, हमको अगर एक देना शुरू कर दिया सर तो हम तो ऊपर चले जाएंगे। हाँ हम इसको बताएं हम डरे हुए हैं, तो ये बोला भाई डरा हुआ है तो एक काम कर हमको हटा दे। हाँ पहली बार बोल रहा है बेटा, पहली बार बोल रहा है, अब इसको हम प्यार से हटाएंगे। देखो ऐसे, इसको जो है हम ऐसे हटाएंगे, ठीक है ना। चलो इसको हम ऐसे हटाएंगे। अभी क्या करना है, केस सेकंड डिस्कस करते हैं बेटा। केस सेकंड क्या कहता है, देखो केस सेकंड कहता है कि मान लो कि दो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल हो गए ऐसे, मतलब कि हमारा ये ग्राफ है, हमने ड्रॉ किया, एक लाइन ऐसा आ गया और एक लाइन ऐसा आ गया, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए। अब समझिएगा, सॉल्यूशन तभी आएगा जब दोनों एक दूसरे को कट करेंगे।
लेकिन अगर कट कभी करे ही ना, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है, गाड़ी चलते जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट करेंगे नहीं, इसका सोल्यूशन कभी बनेगा नहीं बेटा। तो बस यही है, ये पॉइंट कहता है, ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो, सपोज दिस वन इज वन फर्स्ट लाइन, दिस वन इज सेकेंड लाइन, इफ वन इज पैरेलल टू टू, बेटा ये पैरेलल का साइन है, ध्यान रखिएगा। अगर 1 2 के पैरेलल होगा तो इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, कोई भी सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं, पैरेलल के केस में इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसका और एक नाम है, इसके पहले वाला हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन था, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन निकल रहा था, वन सॉल्यूशन निकल रहा था, इसलिए बोला कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। अब क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इसके लिए इसको हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कह सकते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। मतलब जब कभी भी आप देखो ग्राफ पेपर के ऊपर कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गए हैं, समझ जाओ कोई सॉल्यूशन नहीं है, और सीधा ये लाइन लिख के वहां से निकल जाओ कि भैया क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, ऐसे भैया मत लिख देना, हाँ हम बता रहे हैं भैया तो लिख दो भैया, हाँ अब जो एग्जामिनर है वो काट दे, बोलेगा तो भैया क्यों लिखा रहे, हमको तो भैया बोलता है, हम सर हैं भाई, तो हमको भैया बोलते हो चल जाएगा, उनको बोलोगे तो गुस्सा भी कर सकते हैं, बता रहे हैं, अगर हमारे जैसा कोई नहीं हुआ तो, है ना। तो भैया भैया मत लिखना, हाँ बोलना कि द गिवन लाइन्स, हाँ वट एवर वी हैव, हाँ इक्वेशन लिख देना, कुछ भी जो भी होगा, इक्वेशन 1 and 2 आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, दैट्स वाई देयर इज नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, दैट्स वाई द वट एवर द सॉल्यूशन वी हैव, हाँ जो भी इसका सॉल्यूशन हमारे पास है वो इनकंसिस्टेंट होगा। हालांकि ये दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए सीधा लिखो कि इसका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, खत्म, कहानी जो है हमारी खत्म हो जाएगी। केस 2 इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी, एक काम करो ना, केस 3 भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, एक साथ हो जाएगा। हाँ बेटा देखो केस 2 हो गया, अभी केस 3 क्या कहता है, यहीं पे हो जाएगा, है ना। केस 3 क्या कहता है बेटा कि दोनों लाइन, एक लाइन ऐसे जा रहा था और दूसरा लाइन इसी के ऊपर आ गया ऐसे, इसके ऊपर आ गया ऐसे। कहने का मतलब ये है बेटा कि मान लो एक लाइन ऐसे जा रहा था और दूसरा लाइन, आपके बुक्स के अंदर में ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं, आप जब सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको ये तीनों केस मिलेगा, ठीक है। पहले 2 न्यूमेरिकल जो हमने कराए, अभिनव वाला, कोच वाला, वहां पर देखना इंटरसेक्ट कर रहा था, वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब वहां पर वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन इसके बाद के जो आप न्यूमेरिकल करोगे खुद से, वहां देखना आपका पैरेलल केस भी आएगा और आपका ओवरलैप केस भी आएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर अगर हो, ऐसे इस तरीके से अगर ऐसा होता है तो आपको बोलना क्या है, समझने वाली बात यहाँ पर क्या है उसको समझिए कि अगर दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं, हम क्या बोलेंगे, इफ बोथ द स्ट्रेट लाइन्स आर ऑन द सेम लाइन, एक लाइन ये है और इसके ऊपर दूसरा ऐसा आ गया, तो अगर एक दूसरे के ऊपर है तो इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा इस केस के लिए, इसको ध्यान रखिएगा, इस केस के लिए हम लिखेंगे इनफाइनाइटली many solution is possible, many solution is possible, बहुत सारे पॉसिबल हैं इसका सॉल्यूशन। क्यों, हर एक x के वैल्यू के लिए एक दूसरा वैल्यू आ जाएगा, क्यों, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप कर जा रहा है ना। जैसे मान लो एक डायग्राम ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसे इस तरीके से एक लाइन हमने ऐसा ड्रॉ किया, दूसरा भी इसी के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो ऐसे केसेस में इसके बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। और हम इसको क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है इसलिए हम कहेंगे ये भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। हम क्या बोलेंगे बेटा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, हम उसको कंसिस्टेंट ही बोलेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका कोई एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है। हर x के एक वैल्यू के लिए y एक और आ जाएगा,
है ना। तो इसीलिए हम इसको डिपेंडेंट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, दीज आर द की पॉइंट्स फॉर पॉइंट थ्री के लिए की पॉइंट है बेटा, देखो ये 1 हो गया, पहला लाइन हो गया, ये दूसरा लाइन हो गया, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। इफ टू लाइन्स आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर, अगर ऐसा होगा तो फिर ये सारे केसेस पॉसिबल है। इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, नहीं तो आप सब कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है ना, चलो अच्छा, पैरेलल वाले केस का ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ अगर मैं बना दूं, यहाँ पे बनाता हूँ, तो वो ग्राफ बेटा ऐसा इस टाइप का कुछ होगा, है ना, पैरेलल होगा। चलो अब ले लो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलो आशा करते हैं आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहले इसको हटाएंगे, टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे। अभी क्या है ना बेटा, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहले देखो, हमने आप सबको दो, ठीक है ना, हमने आप सबको दो न्यूमेरिकल सॉल्व कराया है, एक तो अभिनव वाला और एक कोच वाला, और दोनों में ही हमारे सामने में कुछ इक्वेशंस हमें मिले थे। हाँ, तो सबसे पहला जो हमारा अभिनव वाला जो था ना, अभिनव वाला, वहाँ से जो हमें इक्वेशन मिला था वो कह रहा था भैया x माइनस 7y प्लस ऑफ 42 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसी में दूसरा इक्वेशन हमें मिला था x माइनस 3y माइनस ऑफ 6 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया था, पॉइंट लिया था और स्ट्रेट लाइन हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था, है ना बेटा। ऐसे ही हमें सेकंड कोच वाले में हमें जो इक्वेशन मिला था वो कैसे मिला था, x प्लस 2y माइनस ऑफ 1300 इक्वल्स टू 0, और एक और इक्वेशन मिला था x प्लस 3y माइनस ऑफ 1300 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन और लेते हैं बेटा ताकि आप सबको अच्छे से समझा पाएँ। देखो 2x प्लस ऑफ y माइनस ऑफ 160 इक्वल्स टू 0, और एक लेते हैं 4x प्लस ऑफ 2y माइनस ऑफ 300 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक और लेते हैं, देखो 2x प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू 250। एक और लेते हैं, हाँ इसमें पेयर में लेना है ना, 4x प्लस ऑफ 6y इक्वल्स टू 500। अब ये चार इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया है, हमने यहाँ पे ये लिख तो दिया है, लेकिन हमारे सारे बच्चे बोल रहे हैं ओ मास्टर तुम क्या करता है, तुम क्या लिखता है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। बेटा हम समझाता है तब तो समझ में आता है। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो बेटा आपका जो ये कोच वाला ग्राफ था ना, आपका मान लो ये आपके ग्राफ की बाउंड्री है, ये आपकी ग्राफ की बाउंड्री है, ये आपके ग्राफ की बाउंड्री है, इसको समझिएगा ध्यान से। हाँ इधर आ जाओ सारे, इधर आ जाओ। देखो सुनो, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम बता रहे हैं, ये मान लो हमारे ग्राफ का बाउंड्री है बेटा, ठीक है ना। अब इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था ना कोच वाला, जहाँ पर 1300 तक का पॉइंट आ जा रहा था, अब उसमें बच्चे क्या कर रहे हो, आप सब इस तरीके से एक्सिस ले रहे हो। अब अगर आप इस तरीके से एक्सिस ले रहे हो तो आपको अब स्पेस ही नहीं मिल रहा है। जैसे आपने मान लो यहाँ 100 ले लिया, यहाँ 200 ले लिया, यहाँ पर आपने 300 ले लिया, चलो आपकी रिक्वायरमेंट 400 तक की है, तो आपका लाइन जो है एक लाइन यहाँ पे आ गया और एक लाइन यहाँ पे, ऐसे तो आ गया, लेकिन अब ये अपने आप को सुनना ध्यान से, एक लाइन ऐसे आ गया, अब ये अपने आप को इससे ज़्यादा तो आगे बढ़ा नहीं सक रहा है, क्योंकि ये आपने इसके आगे आप स्पेस ही नहीं है, क्योंकि आपकी बाउंड्री ही यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है ना पेपर की। अब इसको अगर कट करवाना है ना तो ये पूरा इधर आगे जाएगा, ये पूरा इधर आगे जाएगा और यहाँ पे कट करेगा, मतलब इतना स्पेस शॉर्ट हो जा रहा है। अब ये स्पेस को अगर आपको शॉर्ट नहीं होने देना है बेटा, तो आप एक और काम कर सकते हो, क्या कि इतने स्पेस में आप यहाँ शिफ्ट कर दो, इस रेफरेंस एक्सिस को यहाँ ना लेके यहाँ ले लो, और पहले ही अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि अरे यार ये तो बहुत लंबा एक्स की तरफ जाने वाला है ना, तो मैं क्या करूँ, तो एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि इस तरफ की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे एक्स एक्सिस पे रिक्वायरमेंट है, तो मैं 100 यहाँ से स्टार्ट न करके यहाँ से स्टार्ट करूँगा, 200 यहाँ पे ले लूँगा, तब मुझे इतना स्पेस मिल जाएगा कि मेरे लाइन आराम से जो है इंटरसेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो है ग्राफ में सॉल्व करने के टाइम में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बेटा, और ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे वीडियो के अंदर में, है ना। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, टॉपिक क्या कहता है नेक्स्ट उसको देखते हैं। देखो बेटा आपके सामने मैंने ये चार इक्वेशन लिखा है, इसको ध्यान से समझो। सबसे पहला वाला जो आपका इक्वेशन है, ये वाला मैंने अभिनव नाम से आपको एक न्यूमेरिकल कराया है,
ये उसका है, ये कोच वाले से है, और ये दोनों मैंने अपने मन से लिया है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ये टॉपिक को अच्छे से समझा पाऊँ, है ना। आइए समझते हैं और जानते हैं कि मैं यहाँ आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखो बेटा, पहले वाले इक्वेशन को, अपने वाले इक्वेशन को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो ना, तो देखना ध्यान से, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आंसर देगा। मतलब ये एक लाइन इधर से आएगा और ये एक लाइन कुछ इधर से आएगा, और ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। मतलब क्या है कि ये वाले दोनों इक्वेशन दो लाइन आपको देंगे, ऐसे और ऐसे, और ये एक पॉइंट पे जाके कट करेंगे, और यही वाला पॉइंट जो है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, यही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। तो कहना मैंने ये चाहा कि पहले इक्वेशन में हमने देखा, अच्छा भैया तुम दो लाइन हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, तुम्हारा वन सॉल्यूशन होगा, तुम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगे। अभी जो हमने बताया था वो, मतलब देख के आप बता सकते हो, ठीक है। अब अगर बोले कि बताओ सॉल्यूशन क्या है, तो आप कुछ नहीं करो, ये पॉइंट का एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है ये देख लो, ये वाला डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस देख लो, मतलब ये देख लो और ये देख लो, यहाँ जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कोच वाले का अगर आपने ग्राफ किया है ठीक से बेटा, तो कोच वाले का जो आपका ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का आया होगा, ऐसे और ऐसे। ये वाले पॉइंट को अब मेरे वीडियो को देखना, मैंने 1300 लिखा है, और आपका ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सेम दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, इसलिए ये पॉइंट ही इसका सॉल्यूशन हुआ। वन सॉल्यूशन निकलेगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा इसका। सॉल्यूशन क्या हो गया इसका कि भैया x जो है वो है 1300, y जो है वो है 0। हमने वहाँ पर x का और y का जो भी लेट किया था, याद करो, शायद हमने बैट के लिए लेट किया था, लेट द प्राइस ऑफ वन बैट इज x रुपीज एंड द प्राइस ऑफ वन बॉल इज y रुपीज, है ना। तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि अच्छा एक बैट का प्राइस है x रुपीज और x आया 1300, तो 3 बैट का प्राइस होगा 3900। बॉल तो 0 बोल रहा है, मतलब बॉल का प्राइस नहीं है, बॉल फ्री में दे दिया होगा, है ना, बॉल फ्री में दे दिया होगा, ठीक है बेटा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने लिखा है x + 3y, ये एक्चुअली -300 वहाँ +300 होके, 300 नहीं है 1300 है बेटा, ये +1300 था, मैंने इधर ले आया है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ए सर क्या बोलते हो, यहाँ पर 1300 कैसे आ गया -1 के, तो बेटा हम उसको ले आए हैं इधर, है ना। तो यही वाली बात, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि भैया एक बैट का प्राइस 1300 है, तो 3 का हो जाएगा 3900, ठीक है। और वैसे ही 2 बैट का कितना हो जाएगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, सॉल्यूशन हमारा निकल गया और बॉल फ्री में दे दिया होगा, दिस इज द सॉल्यूशन। वैसे ही बेटा तीसरे वाले इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको सी को, तो आपका ग्राफ कैसा मिलेगा, आपका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, करके देखना आप, इस टाइप का मिलेगा। ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है, ये सेकंड स्ट्रेट लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल देखेंगे अगर आप, तो बोलेंगे भैया तुम्हारा कोई सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, तुम इनकंसिस्टेंट तुम्हारा सॉल्यूशन होने वाला है। वैसे ही जब फोर्थ वाले में जाओगे तो आपका जो सॉल्यूशन मिलेगा बेटा वो इस टाइप का मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा। मतलब एक लाइन ऐसे होगा, दूसरा लाइन भी ऐसा ही होगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा, दूसरा लाइन भी ऐसा ही आएगा। तो बोलेंगे कि भैया एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप हो गया, इसीलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। इसलिए क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल है इसका, हम इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, और क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है तो डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंडेंट सॉल्यूशन बोलेंगे। हाँ, तो ये ओवरऑल मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से जो है चीज़ों को कर सकते हो। लेकिन बेटा पता है मैंने अभी तक जितनी भी बात आपको बोला है, अरे सुनो मेरी बात, आप सबको बोल रहे बच्चे, हाँ इधर आओ इधर आओ, अरे अभी तक मैंने जितनी भी बातें बोली हैं उस पर कितना लोचा है। पहले तो जो भी सिचुएशन दिया है उसे इक्वेशन फाइंड करो, चलो वहां तक तो हमने कर लिया। अब इसके बाद उस इक्वेशन से पॉइंट निकालो, अभी उस पॉइंट को यूज करके ग्राफ पेपर के ऊपर स्ट्रेट लाइन प्लॉट करो, एक नहीं वो भी 2-2। अब फिर वहां पर देखो कि वो क्या हो रहा है, कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है, कि पैरेलल हो रहा है कि ओवरलैप हो रहा है, और फिर जाके उसका सॉल्यूशन बताओ। इतने सारे जो लंबे प्रोसेस हैं। तो हमारे सत्या ने बोला ये सर जी अरे कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो बेटा है शॉर्ट ट्रिक, जानना है इधर आओ बताते, इधर आओ देखो सुनो, इनको सॉल्व करने के शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं। अब वो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा बेटा, क्या समझना पड़ेगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये दोनों बातें देखो, a1x, तो यहाँ पर क्या है, अगर मैं सिर्फ इस इक्वेशन में बताऊं तो देखो बेटा ध्यान से समझिएगा,
a1x का मतलब क्या है, यहाँ पर x के साथ 1 बैठा है। देखो हम समझाते हैं, देखो क्या है, x माइनस 7y प्लस ऑफ 42 इक्वल्स टू 0, ऐसा। अभी ये वाले अगर मैं इस वाले इक्वेशन से इसको रिलेट करूँ तो देखो बेटा x के साथ 1 बैठा है क्योंकि 1 साइलेंट होता है, हमें पता है। और मतलब x के साथ यहाँ पे a बैठा है और x के साथ यहाँ पर 1 बैठा है, ठीक है ना। y के साथ यहाँ -7 बैठा है, y के साथ यहाँ b1 बैठा है और ये c1 बेचारा अकेला है और ये 42 बैठा है। तो अगर इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो हमें a1 की जगह पे 1 मिल जाएगा, b1 की जगह पे -7 मिल जाएगा, c1 की जगह पे 42 मिल जाएगा। वैसे ही दूसरे इक्वेशन को देखो, x माइनस 3y माइनस ऑफ 6। अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर x के साथ a2 बैठा है और यहाँ पर x के साथ 1 बैठा है, यहाँ पर y के साथ b2 बैठा है, यहाँ पर y के साथ -3 बैठा है, यहाँ पर c2 अकेला है, यहाँ -6 अकेला है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई, अच्छा a2 1 हो गया, b2 -3 हो गया, c2 -6 हो गया। अब ये सारी बातें हम बताएं तो हमारे नंदनी बोली, ए मास्टर तुम क्या क्या बोलता है, हमको समझ में नहीं आता है। और अजीत बोला कि सर ये जल्दी बताओ ना। बेटा सुनो मेरी बात, हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए ये जानना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है। देखो हम समझ गए कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, हम लिख देते हैं क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है इसलिए हमने लिख दिया आई मतलब इंटरसेक्टिंग, ये भी आई है। ये क्या है, ये कैसा है, ये पैरेलल है, हमने P लिख दिया, P फॉर पैरेलल। और ये कैसा है, ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे के ऊपर में, तो इसका इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा, है ना। चलो अब इसको हम थोड़ा हटाते हैं, अब यहीं पे समझाते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमें क्या बताता है शॉर्ट ट्रिक, इसको जो है हम समझेंगे। देखो बेटा सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, क्या ऑब्जर्व करते हैं। पहले वाले में हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि भैया यहाँ पर a1 क्या है, 1 है, b1 क्या है, -7 है, ठीक है, c1 क्या है, 42 है, a2 क्या है, 1 है, b2 क्या है, -3 है, c2 क्या है, -6 है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन आया, अच्छा a1 a2 b1 b2 c1 c2 कुछ तो लोचा है, कुछ तो रिलेशन है। क्या रिलेशन है ये जो है, इसी को जो है हम समझेंगे। एक काम करते हैं, आज फिर जो है यहीं पर बंद करते हैं क्लास को, कल बता देंगे, हाँ नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। यहीं बंद करते हैं, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है बेटा। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, हाँ बाय बाय।